गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूं और आज से मैं 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग को बहुत खुशी होगी कि मैं आज आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताऊंगा और इस अंदाज से बताऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे और आपको फील ला दूंगा। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको स्वागत है, वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आपको पवन जी क्लासेस में स्वागत है और हमेशा के लिए स्वागत रहेगा। आप इस चैनल पे आगे जुड़ गए, सोचिए मेरा आगे की जो रैंक है, जो आपकी जो पढ़ाई की बूस्ट है, वो अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो फिर इस चैनल को बोलते हैं ना कि अनसब्सक्राइब कर देना, उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो आपको बेहतरीन समझ में ही आएगा और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा। पहले आज कुछ टॉपिक बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या मुझे आगे तक लिखना है इसमें। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो चैप्टर का नाम है वो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो कि फिजिक्स में यूज होता है और वेक्टर में भी यूज होता है। जब तक आप ये बेसिक मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ते हो तब तक आपकी फिजिक्स बेहतरीन नहीं बन सकती है। ये मेरे दावा है, क्योंकि जब तक आप बेसिक ही नहीं पढ़ते हो तब तक आप बोलते फिजिक्स बनाना है इम्पॉसिबल। आप जब तक फिजिक्स का बेसिक पढ़ लेते हो तब आप फिजिक्स को सॉल्व कीजिएगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा रन करेगा। उस कॉन्सेप्ट से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकेंगे। तो मैं क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, है ना। चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम बता भी दिया। अब इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक है जो आपको ये चीज़ पढ़ के ही फिजिक्स को आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है वो मैं लिखता हूँ, है ना। तो सबसे पहले टॉपिक का जो नाम है वो सबसे पहले मैं बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्री। क्या बताऊँगा? ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड जो हमारा होता है वो हमारा पढ़ाएंगे हम कुछ पढ़ाएंगे ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ पढ़ाएंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको कुछ चीज़ को समझना है। थर्ड बात जो होती है वो पढ़ाएंगे आपको हम डिफरेंशिएशन। जो फोर्थ बात होगी, मतलब फोर्थ टॉपिक जो होगा वो आपको हम पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिफ्थ जो पार्ट है हमारा, पहला हो गया ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड हो गया डिफरेंशिएशन और थर्ड हमारा फोर्थ हो गया इंटीग्रेशन। और कुछ हम बताएंगे आपको ग्राफ के बारे में। जो ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप क्लास 11 से स्टार्ट किए हो ना, अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपको क्लास 12 के लास्ट चैप्टर तक ये इंपॉर्टेंट, आपको ये ग्राफ आपको यूज होगा और आपको याद रहना ही चाहिए, अन्यथा आप फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते हो अच्छे से। अब जो हमारी छठी बात होती है वो हमारा होता है अलजेब्रा के बारे में। तो अलजेब्रा पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलजेब्रा में ही रखा है कि जितने सारे फार्मूले होते हैं, है ना, जितने सारे फार्मूले होते हैं वो आपको माइंड में सेट ही होना चाहिए। जब तक आपके अलजेब्रा माइंड में नहीं है तब तक आप चीज़ को सॉल्व करने में असक्षम हो सकेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, सेकंड बात है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, थर्ड बात डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में अलजेब्रा के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज का वीडियो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा, फिर मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बनाऊंगा, फिर डिफरेंशिएशन का बनाऊंगा, फिर इंटीग्रेशन का बनाऊंगा, फिर ग्राफ और कुछ हम बताएंगे अलजेब्रा के बारे में भी बताएंगे। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया हूँ। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आप समझिएगा सिर्फ इजी तरीके से। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी स्लो हो रही है वीडियो में तो आप 1.5 या फिर 2x पे भी देख सकते हो। आई डोंट या डजेंट मैटर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहाँ तक जैसा सुविधा हो आप देखिए, बट आपकी यही होनी चाहिए कि आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जैसे आता है, ट्रिग्नोमेट्री बच्चा लोग सोचता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अरे भैया पहले ये तो समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होती है।
और जब तक ट्रिग्नोमेट्री का समझ में नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकोगे। देखो मैं बताता हूँ आपको, आप फील होकर पढ़िएगा, आप इंजॉय लेकर पढ़िएगा, आपको कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री तो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन या बोलेंगे 3 एंगल को मेजर करना ही क्या कराता है, ट्रिग्नोमेट्री कराता है। मतलब जब 3 एंगल को मापते हैं, जब 3 एंगल को मापते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आपको ये तो पता होगा, ये तो पता होगा जब आप क्लास 10 में पढ़ रहे होंगे, तो क्लास 10 में जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं आप, त्रिकोणमिति, उसका हिंदी का नाम होता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तो त्रि मतलब 3, कोण का मतलब एंगल, एंगल और मिति का मतलब क्या होता है, मापना, मापना। तो इसी का इंग्लिश होता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो 3 एंगल को मापना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। कितनी अच्छी बात है। उसी को समझने के लिए, उसी को समझने के लिए आप समझिए कि मैं उसी को बता रहा हूँ कि जब क्लास 10 में पढ़े थे तो उस टाइम आप हमेशा क्या पढ़े थे, समकोण पढ़े थे। देखिए यहाँ 3 एंगल आपको नहीं दिख रहा है, एक एंगल आपका ये 90 रहता है, एक एंगल यहाँ हो गया, एक एंगल यहाँ हो गया। तो ये तीनों एंगल को मापना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। सबसे पहले ये बात है। अब आता है एंगल के बारे में कि एंगल क्या चीज़ होती है। एंगल ये जो दिखाया ना, एंगल 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 या फिर साइड साइड साइड, तो एंगल एक्चुअली होती क्या है, तो हम लिखे, आपका सामने डिफिनेशन लिखा हुआ है कि एंगल क्या होता है। द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन्स मेक विद इनिशियल पोजीशन। मतलब समझने का तो बहुत ईजी है, बट आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या, एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए समझिए, आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझिए, जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रोड है, ठीक है। एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अच्छे समझिएगा उतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब बताइए आप, एक वेन है, एक हमारा क्या यहाँ पे वेन है, ठीक है, वेन। एक वेन है, ठीक है, एक वेन है, जो वेन यहाँ से चल रही है, वेन क्या हो रही है, चल रही है। अब बताइए, जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, जब ये वेन यहाँ पे होगी तो ये क्या देखेगा, यहाँ पे देखेगा, देखेगा। जब ये वेन यहाँ तक पहुँच जाएगी तो ये यहाँ देखेगा। जब ये वेन यहाँ पहुँच जाएगी तो ये अपना माथा को, जैसे यहाँ पे हम खड़ा हैं, ठीक है, तो अगर वेन यहाँ पे खड़ा है तो उनको माथा इस तरह करना पड़ेगा। अगर वेन यहाँ पे आ गया तो वेन यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर वेन वहाँ चला गया तो वहाँ वेन देना पड़ेगा। और समझिए, मतलब इतनी अच्छी बात इसमें समझाने का बात है ना, जो आप फील ला लीजिएगा, अपने आप में लीजिएगा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि जब उसको देखना पड़ रहा है तो बार बार वो क्या कर रहा है, माथा इधर 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 कर रहा है। तो जब बार बार, क्योंकि उसकी दूरी क्या है, कम है, उसकी दूरी क्या है, कम है, रास्ता है, रोड है, वहाँ से बस गुजर रही है, और ये अगर बस वहीं पे पहुँचा है तो माथा को इधर घुमा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर वहाँ जा रहा है, फिर यहाँ। तो समझ रहे, इसका दूरी कम है। लेकिन जो दूर में है, जैसे जो हम दूर में आ गए, हम क्या आगे, दूर में आगे। अब दूर में आगे बस जा रही है, सिर्फ हम अपना आँख को घुमाएंगे, ए ओ आ ओ आ, मतलब कितना अच्छे तरीके समझ रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस वहाँ पे भी खड़ा है, तुम सिर्फ अपना आँख को घुमाया और देख लिया। तो कोई विद्यार्थी यहाँ खड़ा है, अगर यहाँ कोई विद्यार्थी खड़ा है तो देखिए उसको माथा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या करेगा, अपना माथा को बिना घुमाए सिर्फ आँख को घुमाए क्या कर लेगा, ये दृश्य को देख लेगा। तो समझ में आ रहा है कि जैसे लिखे डिफिनेशन में क्या आता है, एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ए रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब घूमना, क्या होता है, घूमना। अब देखिए इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ था, अगर बाई चांस गाड़ी यहाँ पे थी, ये क्या किया, रिवॉल्विंग करना स्टार्ट किया, और ये रिवॉल्विंग करना स्टार्ट किया। देखिए इधर लाइन जो कुछ एंगल रिवॉल्विंग बनाता है, जब हम लोग रिवोल्यूशन करते हैं और वहाँ से कुछ रिवॉल्विंग बनता है, ये रिवॉल्विंग क्या हुआ, बन गया, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और एंगल को डिनोट किससे करते हैं मेरे बच्चों, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। अरे साथ में बोला करो ना
मेरे साथ में, तुम लोग बोलेगा तो तुम्हारे माइंड में हमेशा आगे चीज़ तुम्हारा रिवॉल्व होगा, मतलब तुम्हारे अंदर घूमेगा। इस तरह रिवॉल्विंग होता है तो एंगल बनता है, उसी प्रकार तुम बार बार बोलेगा तुम्हारे दिमाग में हमेशा रिवॉल्व होगा, रिवॉल्व होने से तुम्हारे माइंड में हमेशा घूमते रहेगा। ओह छोटी सी बात है, चलो बता देते हैं फटाक से। आगे देखिए, जब ये आपको क्लियर हो गया, अब ये जब आपको क्लियर हो गया तो आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ और क्या समझना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये जो फार्मूला मैं बताऊंगा एक फार्मूला, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता देता हूँ। क्लास 11th में का पार्ट 1, पार्ट 2 और क्लास 12th के भी फिजिक्स के बुक में ये फार्मूला यूज होता ही होता है, हर जगह यूज होता है, तो ध्यान समझिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। अब बताइए आप अच्छी बताइएगा हमको। अब ये तो मेरा क्या हुआ आर्क, ये मेरा क्या हुआ आर्क। जैसे आप क्लास 10 में पढ़ते होंगे ना, एक वृत्त होती है, यहाँ केंद्र होता है या फिर सेंटर होता है, ये हमारा क्या होता है रेडियस होता है रेडियस। अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग इसको क्या बोलते हैं इसको हम लोग आर्क, क्या बोलते हैं आर्क। एक्चुअली आप लोग इंग्लिश जब पढ़ते हो तो हिंदी भूल जाते हो, हिंदी जब पढ़ते हो इंग्लिश भूल जाते हो। आर्क का मतलब ये होता है चाप, तो चाप आप क्लास 10 में नहीं पढ़े हो बट आप भूल जाते हो। तो एक्चुअली ये चाप कहलाया, क्या कहलाया, इंग्लिश हिंदी हुआ चाप, इंग्लिश हुआ आर्क। तो देखिए ये क्या कहलाया मेरा आर्क, ये क्या कहलाया मेरा आर्क कहलाया, ये मेरा क्या है आर्क। देखिए बोरिंग मत समझिएगा कि बोरिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो लग रहा है, बोरिंग नहीं, फील होके पड़ेगा। जब तक फील होके नहीं पड़ेगा आपको दिमाग में नहीं आएगा। इस कारण से माइंड को एकदम इतना कंसंट्रेट कर लीजिए ना, जो एकदम पढ़ाई आपका इंपॉर्टेंट में आ जाए। तो ये आर्क हो गया और ये हमारा क्या हो गया रेडियस, ये क्या हो गया रेडियस। ठीक है, लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया रेडियस, ये हमारा क्या हो गया रेडियस। ठीक है, अब खुद सोचिए, आप खुद सोचिएगा कि देखिए कि जब हम लोग यहाँ तक थे, जब हम लोग यहाँ हैं, एक चीज़ मैं लिख देता हूँ कि जो एंगल होती है ना, एंगल जो एंगल होती है ना, जो एंगल देखिए यहाँ अब जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो एंगल होती है एंगल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्क का, कि जितना आर्क बढ़ेगा उतना एंगल बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका रेडियस का, इसका होता है रेडियस। आर्क इसको बोलते हैं लेंथ, आर्क लेंथ बोलते हैं, बट आर्क भी बोलेगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे एंगल किसके यहाँ पे जो बता रहे हैं कि एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क लेंथ का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क लेंथ का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस का। रेडियस क्या है रेडियस, ठीक है रेडियस है ना। तो रेडियस इन्वर्सली मतलब समझ रहे कि एंगल को बढ़ाएंगे उतना ही आर्क बढ़ेगा। अगर एंगल जितना बड़ा होगा एंगल उतना ही बड़ा होगा, लेकिन रेडियस को बढ़ाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, अगर देखिए यहाँ पे यहाँ समझिए, इसका जो एंगल है देखिए कितना चौड़ा है या कितना बड़ा है, क्योंकि इसका क्या था, इसका रेडियस क्या था ज़्यादा था, इसका रेडियस कम था, इसका रेडियस कम था। जब रेडियस कम एंगल ज़्यादा, जब रेडियस ज़्यादा तो एंगल क्या हो जाएगा कम। तो देखिए जब इसका देख लें, इसका जब देखते हैं तो इसका रेडियस क्या है ज़्यादा है, तो एंगल देखिए छोटा बना, एंगल क्या बना छोटा। तो आपको दिमाग में सेट कर ही लेना है कि जब एंगल होता है, एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्क लेंथ का, और इन्वर्सली होता है रेडियस का। रेडियस को बढ़ाएंगे एंगल घट जाएगा, अगर रेडियस को घटाएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा। समझ रहे हो। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन ध्यान में यही रखना है कि अगर पूछे जाएगा आर्क लेंथ, एंगल को किसे डिनोट करते हैं थीटा से, आर्क लेंथ को बोलते हैं आर्क लेंथ ही रहने देते हैं, ठीक है आर्क लेंथ। और आप सभी को जानते हैं कि रेडियस को किसे डिनोट करते हैं आर से। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या बोलो, कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये आपका BVI इम्पॉर्टेंट एकदम फॉर्मूला है जो हमेशा प्रयोग ही होता रहता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट रहना ही चाहिए कि आर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आर इंटू थीटा होता है। ये था आपका शुरू का पार्ट जो आपको दिमाग में सेट होना ही चाहिए। अब सुनिएगा, आप ये मत बोलिएगा कि जो आर्क होता है ना, जो आर्क यहाँ लिखिए, से एक मिनट रुकिएगा, इसे यहाँ लिखते हैं ना आर्क, हम बोलेंगे आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है आर इंटू थीटा। अब एंगल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एंगल इज इक्वल टू एक्चुअली आर्क बटे रेडियस। जैसे देखिए कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस,
तो एक्चुअली ये देखिए, इसको मत बोलिएगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। यहाँ लिख देते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे लिखिएगा कॉपी में, आप लिखते जाइएगा क्योंकि आप भूल जाते हो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये एक्चुअली अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। लिख लीजिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये एक्चुअली अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना भी बाकी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा आर्क लेंथ होता है वो किसके बराबर होता है? r इंटू थीटा के बराबर होता है। ये आपका अभी स्टार्टिंग का पाथ है। अब एक चीज़ छोटा सा बात बच गया है, उसको मैं बता देता हूँ कि जो थीटा होता है, जो हमारा थीटा होता है, एक्चुअली जो थीटा का SI यूनिट होता है, SI यूनिट जो होता है, जो थीटा का SI यूनिट होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। तो आपको दिमाग में सेट रखना है क्या कि सबसे पहली बात क्या बताएं, एक बार रिव्यू कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिमाग में हमेशा आते रहे। ट्रिग्नोमेट्री है, पहले समझाएं एंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का एंगल बता दिए क्या होता है, आर्क समझाने का था कि एंगल बनता कैसे है ये भी बता दिए, है ना। अगर रेडियस कम होगा, भैया रेडियस कम होगा तो एंगल ज़्यादा बनेगा, है ना। और अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो एंगल क्या होगा? कम बनेगा। लेकिन रेडियस कम होगा तो ये क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। यहाँ से शो करा दिए। अब बताएं क्या, आर्क दिखा दिए क्या चीज़ होता है, रेडियस दिखा दिए, आर्क दिखा दिए, एंगल दिखा दिए किस तरह बनता है ना। अब फार्मूला है कि एंगल जो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर्क के डायरेक्टली होता है, बट रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? r इंटू थीटा होता है। बस अब थीटा का एसएनएफ कितना होता है? रेडियन होता है। आपको ये दिमाग में सेट रखना है, कभी कोई पूछे कोई टेंशन नहीं है। देखिए अब एक्चुअली जो हमारे इसी में पढ़ाएगा, अभी क्या था इसको एक्चुअली लिख देते हैं। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखेगा अलजेब्रिक फंक्शन। ये एक्चुअली क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसी के बाद अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं आपको जैसे, अब तो पहला टॉपिक जो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, जो पहला टॉपिक था वो था एंगल। अब सेकेंड टॉपिक जो पढ़ने आ रहे हैं वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन बता दिए, अब पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। पहला बात एंगल बता चुके हैं, सेकेंड बात आप बताने वाले हम क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताने वाले हैं। सुनिएगा इसमें क्या क्या पढ़नी होती है। इसमें आप सब पढ़े हो, सब जानते हो, सब चीज़ आपको पता है कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। सो मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अपना नोट्स बन सके, है ना। देखिए हमेशा आप सोचिए कि हमको चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आप इसी को सोच के पढ़िएगा, मतलब फिर लेक्चर देख लेने से जब आपको दिमाग में चल जाएगा ये गलत बात होती है, आप लोग समझते नहीं हो। अरे एक्चुअली आप जब भी क्लास करते हो ना तो आप देखिए कि वो चीज़ हमारे अंदर गया कि नहीं गया। हम क्यों से बता सकते हैं, हम क्यों बता पा रहे हैं, आप क्यों नहीं सोच सकते उसके बारे में? आप भी सोच सकते हो, बस आपको मेहनत और आपको डेडिकेशन से पढ़नी है, आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है। देखिएगा आपको हर चीज़ अपने आप आने लगेगा। तो अब मैं सेकंड जो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सेकंड का नाम है हमारा क्या? सेकंड, जैसे पहला जो एंगल पर बताएं, सेकंड जो हमारा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या था? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हर बच्चा क्लास 10 में इसको सस्पेंशन में रखता है, बट मैं आज आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए क्या है एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या होता है। आपको सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में एक तो हमारा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। नाम दे देते हैं, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, सी दे दिए। अब एक्चुअली बच्चों को ये याद नहीं होता है कि एक्चुअली जो यहाँ पे हमारा ये हमारा 90 डिग्री यहाँ बनता है, जहाँ समकोण होता है, जहाँ बोलते हैं ना कि समकोण हुआ, तो एक्चुअली ये समकोण के सामने वाले जो साइड होता है, साइड का मतलब भुजा। क्या होता है? भुजा। तो समकोण के सामने वाले भुजा को, चाहे साइड को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, जो कि सबसे लंबी होती है। क्या होती है? सबसे लंबी होती है। लिख लीजिएगा कि हाइपोटेनस इस त्रिभुज में सबसे लंबी होती है। अब देखिए सेकंड बात क्या समझना है इसमें। अगर हम एंगल को यहाँ लिए, अगर एंगल यहाँ पे लेते हैं तो ये मेरा मेन एंगल कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है? मेन एंगल। ये हमारा मेन एंगल कहलाता है। और ये जो मेन एंगल होता है ना, ये डिसाइड करता है कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा।
तो देखिए जब भी आप यहाँ पे मेन एंगल यहाँ पे दिए हो, समझिए, तो सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो बच गया उसको बोलते हैं आधार। आधार का इंग्लिश क्या होता है, बेस। क्या होता है, बेस। तो समझना क्या आपको इसमें कि जब भी अगर मेन एंगल यहाँ पे लिए, अगर मेन एंगल यहाँ पे लेते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर बनता है, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं क्या, बेस। आपको लगता होगा अरे कितना अच्छा तरीका से बता दिया आप, आज क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक बार और सुन लीजिए, समकोण के सामने वाले क्या बनता है, हाइपोटेनस बनता है। अगर मेन एंगल यहाँ पे लिए तो सामने वाला साइड क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, और इस जो बच गया उसको बोलते हैं बेस। अरे मेरे साथ एक बार बोलिए ना, आप लोग डरते क्यों, जब तक नहीं बोलिएगा तब तक कुछ नहीं आएगा। आगे देखिए, अगर आपको लगता होगा अच्छा अगला ये मेन एंगल यहाँ ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए लेके दिखाते हैं, लीजिए। अरे जब जब बोलोगे ना आपके साथ में खड़ा रहूँगा, लेकिन आपकी मेहनत इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि आपकी जो ये मेहनत, जो आपकी खामोशी वाली मेहनत है ना, एक दिन आपके देश में गूंज उठे। देखिए जैसे अगर यहाँ पे समकोण को छाप लिए, है ना, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अगर आप मानते हैं मेन एंगल यहाँ पे, जब अगर मेन एंगल यहाँ मानते हो, सबसे पहले क्या बताएं कि समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है, ये हाइपोटेनस कहलाता है। और जब मेन एंगल यहाँ पे, ये मेरा क्या था, मेन एंगल लिख दिया यहाँ पे, इसको लिखना है यहाँ पे मेन एंगल है, क्या लिखेगा, मेन एंगल, ठीक है, मेन एंगल, ठीक। इसके सामने वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये बच गया वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस। तो एक फार्मूला आपको याद होगा इसमें कि जो हमारा एक फार्मूला जो होता है जिसे निकाला जाता है, अगर ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है, इस तरह निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला लिख देते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखो यहाँ पे, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बेस का स्क्वायर। यही होता है जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको ये मिला हुआ ये निकालना है, इसको इधर ले आइएगा, इसे हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अगर बेस निकालना है ऐसा कर दीजिएगा, अगर आपको ये निकालना है परपेंडिकुलर तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, अगर बेस पे इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस यही तो तरीका है लर्न करने का कि रटिए मत, समझिए। अभी समझा दी ये चीज़, जो कि ये छोटी सी बात है जो 10 में पढ़नी होती है, आपको 11 में मैं खुद बता रहा हूँ। जब अभी मैं स्टार्ट नहीं किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा जगह मिल सके और जिसे बना सके। देखिए ये जो एक्चुअली यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये आप कॉपी में नोट कीजिए। आप लेक्चर को देखते हो ना तो आप कॉपी में नोट नहीं करते, गलतियाँ यही है आपकी। ये गलतियों को सुधारा कीजिए, जो कि आपकी ये जो आपकी गलतियाँ जब सुधरती जाएगी ना तो आप बहुत दूर तक चले जाओगे और अच्छे से कामयाबी पा सकोगे। देखिए समझिए क्या बात है, सुन, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, फिर भी आप लोगों को मैं हर कंटेंट देने के लिए प्रयत्न करता हूँ। और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो बस एक बार सिर्फ कमेंट में कीजिएगा, है ना, कि ये लेक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप लेक्चर को और बनाइए और बनाते रहिए, मैं इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे समझाते हैं। देखिए एक्चुअली होता है ना कि जो एक्चुअली जो माइनॉरिटी टीचर्स होते हैं, मेजोरिटी टीचर्स जो होते हैं ना, वो एक्चुअली ये सब गैप, मतलब ये सब क्या करते हैं, गैप कर देते हैं। बस वो सोचते बच्चे को ये सब पता है, 10th में पढ़ के आता है, लेकिन हो सकता है कि मे भी विद्यार्थी 100 में 90 बिना पढ़ा होता है, 10 ही पढ़ के जाता है, 10 को समझ में आता है। इस कारण से बच्चे को अच्छे समझाएंगे तो अच्छे समझ में आ ही जाता है। आगे पढ़ते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या देखिए समझिए, आप लोग पढ़ते हैं रेशियो के बारे में, किसके बारे में, रेशियो के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है। जब रेशियो के बारे में पढ़ते हो तो मतलब क्या बोलते हैं, 2/5 या फिर 2/5, ये बोलते हैं 2/5 या फिर 2/5, ये बोलते हो। बट उसी प्रकार हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है। देखिए कैसे दिखाते हैं आपको। जैसे पहली बात, अगर देखिए बेसिक बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन बेसिक ही बताऊंगा। बट अगर पूरे अंदर तक जाऊंगा कि ये है वो है ये है तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं इतना अच्छे से बता दूँ ताकि आपको कम समय में अच्छा ज्ञान मिल सके। तो आपको तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सभी को पता होगा कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है। एक्चुअली बता ही देता हूँ क्योंकि मैं बिना बताए मेरे को मन नहीं लगता है। देखिए जैसे बोला हूँ कि हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर लिखते हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस
चलिए इसे लिखते हैं। पहला देखो, रेशियो ऑफ एक मैं बताऊंगा और आपको समझ आना चाहिए। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखना या फिर उसको रेशियो में लिखना। जैसे इसको लिख सकते हैं ना P/H, या फिर लिख सकते हैं P/H, ये लिख सकते हैं। तो आपको हमेशा बार बार ये तरह नहीं लिखना और आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, तो आपको इस तरह नहीं पढ़ना, आपको सीधे डायरेक्ट पढ़ना। क्या कि समझना है कि P/H, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये क्या हो गया हमारा समकोण, है ना। ये हमारा मेन एंगल, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस, ठीक है। अब P/H आया, क्या आया P/H, तो एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं पता है, P/H को बोलते हैं साइन थीटा, ठीक। अगर उसी प्रकार आएगा B/H, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस थीटा। अगर आएगा P/B, इसको बोलते हैं टेन थीटा। समझ रहे हो, आगे समझिएगा। अब इसी का उल्टा H/P होगी, H/P, अगर H/P आ गया इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। इसी का H/B आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग सेक थीटा। इसी का आता है B/P आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेन का कॉट थीटा। अब समझिएगा, अब ये तो बच्चा वाला था, समझ आपको सबको समझ में आता है, बट समझना ये है कि जो साइन का उल्टा होता है ना, वो होता है कॉसेक थीटा। इसके अनुसार अब ये जो कॉस का उल्टा होता है ना, ये होता है कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और जो टेन का उल्टा होता है वो होता है हमारा टेन थीटा। देखिए क्या होता है टेन थीटा, मतलब साइन का P/H, तो कॉसेक का H/P, तो ये उसी को उल्टा कर दिए। तो आप समझिए कि साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट, सॉरी यहाँ पे कॉट होगा, क्या होगा कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा होगा। तो ये चीज़ था आपका अभी स्टार्टिंग है। अब समझिएगा एक बात, एक अच्छी सी बात, इसको नोट कर लीजिएगा, जो मैं भी बोलूँगा उसको नोट कीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा, सुनिएगा कि कहीं पे अगर अकेला थीटा घूम रहा हो, देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। अभी एक मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू R इंटू थीटा। क्या बोले थे, आर्क इंटू थीटा। तो मतलब कॉन्सेप्ट यही है ना कि यहाँ पे देखिए थीटा क्या अकेला घूम रहा है, इसके पास ना साइन है, ना कॉस है, ना टेन है, ना कुछ है। तो जब ये अकेला घूमता है ना थीटा, बोलता है ना कि कहीं अकेला थीटा घूम रहा हो तो वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है। वो अलजेब्रिक, देखिए आर्क अगर अकेला घूम रहा हो तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जैसे थीटा अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में घुस जाए तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लिख लीजिएगा कि जब लिखिएगा, अभी मैं बोल रहा हूँ फिर से दोबारा, जब अकेला थीटा घूम रहा हो तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन जब थीटा किसी के अंदर में घुस जाए, है ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे बोलते हैं, तो जब थीटा किसी के अंदर काम करे, किसी के अंडर में रहे, तो उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये समझने का तरीका बताया जा रहा है। और अगर थीटा अकेला घूम रहा हो तो उसे हम लोग वो क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये आपका छोटा टॉपिक था जो कि आपको आना ही चाहिए। इसको आप अच्छे से लिखिएगा पहले। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अगर आज भी करना है तो आज करने के लिए कोई तरीका अच्छा बोलिएगा तो भी अच्छा है, और ये भी अच्छा। देखिए एक्चुअली इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार, मतलब यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कर्ण, है ना। इसकी या फिर देखिए पंडित बाबू प्यारे हर हर बोल। अब जब अगर ये याद हो गया, इसी का उल्टा होता है साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन जब याद कीजिएगा तो कॉसेक खुद याद हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो जब अगर ये याद कर लिए तो ये पक्का आपको याद हो ही जाएगा। तो याद कर रखिएगा, देखिए पंडित बाबू प्यारे, पंडित बाबू प्यारे आप जो रखिएगा। देखिए पंडित इसलिए बोले ताकि बोलता है हर हर बोल। या फिर देखिए पवन बाबू प्यारे, पवन बाबू प्यारे हर हर बोल, है ना। पंडित बाबू प्यारे या पवन बाबू प्यारे हर हर बोल, जो ऐसा याद रखना है। या फिर इस तरह हिंदी में याद करना है तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए, लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो देखिए हिंदी के साथ करेंगे, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। इससे भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये आपका छोटा सा टॉपिक था, डस्टर यहीं पे मेरे पास। इसको अच्छे से नोट कीजिए, समझिए, और फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताता हूँ।
अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्तों, आपको हर चीज़ आएगा, हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो जितना हो सके मैं आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम कहीं आए नहीं, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा फार्मूला के बारे में। देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/, क्या बोलते हैं, किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा। तो वही बोलेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पहला, दूसरा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है। तीसरा फार्मूला बोलेगा कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, बोलेगा सेक थीटा का होता है। तो चौथा फार्मूला क्या बन जाएगा कि सेक थीटा जो होता है किसका उल्टा होता है, तो कॉस उल्टा का होता है, ठीक है। फिर 5वां नंबर में देखिए, 5वां में क्या आ जाएगा, तो बचता है टेन थीटा। तो टेन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉट थीटा का। छठा किसका होता है, बोले कॉट थीटा का उल्टा क्या आ जाएगा, तो 1/tan थीटा। ये आपका छोटा छोटा फार्मूला जो याद होना चाहिए। 7वां फार्मूला कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और 8वां फार्मूला अगर कॉट थीटा पूछेंगे, देखिए टेन का उल्टा कॉट होता है, तो उल्टा कर दीजिए इसको ऊपर और इसको नीचे, तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये फार्मूला आपको हमेशा दिमाग में सेट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा फार्मूला था जो आपको दिमाग में सेट करना है और इसी प्रकार से आगे चीज़ को सॉल्व करना है। आपने इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा ये लेक्चर अच्छा से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। मुझे आशा होगा कि आपको अच्छा समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए आप, ये फार्मूला था जो आपको याद होना ही चाहिए। एक्चुअली आपको मैं बता दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में क्लियर कर दिए। लेकिन समझिए अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कुछ एंगल के बारे में, मतलब यूनिट ऑफ एंगल बोलते हैं कि एंगल का यूनिट किस में होती है, किस में समझनी होती है, इसके बारे में जो मैं अभी पीछे बताया इस वीडियो का जो पीछे बताया अभी, सबसे पहले वो आपको लर्न होना ही चाहिए। बता देता हूँ मैं, जब तक आप वो लर्न नहीं कीजिएगा आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको एक फील से पढ़नी है, एंजॉय से पढ़नी है, कोई आपको डर होनी नहीं चाहिए, है ना। देखिए यूनिट ऑफ एंगल में आपको पहला जो एंगल होता है वो एक्चुअली पहला रेडियन में पढ़ना है, फिर डिग्री में पढ़ना है, फिर मिनट सेकंड, कुछ स्मॉल एंगल के लिए भी पढ़ना होती है। अब इसमें समझिए कि आप बताए थे अभी क्या बताए थे, आपको एक चीज़ बताए थे इसमें अभी एक्चुअली क्या बताए थे, आप खुद सोचिए। अरे भैया जब बताए थे कि अगर थीटा अकेला घूम रहा हो, क्या बोले कि जब हम y इज इक्वल टू पढ़ाए तभी r इज इक्वल टू क्या बताए थे, r इंटू थीटा। तो ये थीटा जो था अकेला घूम रहा था ना, जब अकेला घूम रहा है तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। लेकिन जैसे बोले थे साइन थीटा, तो जब साइन थीटा आ गया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये थीटा किसके अंदर आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ गया, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो समझिए रेडियन जैसे लिखा है, क्या लिखा है, रेडियन। तो रेडियन में समझिए कि जैसे आप बताए थे रेडियन, तो रेडियन किसका आप बताए थे ना कि रेडियन किसका यूनिट होता है, तो आप बोलिए किसका, एंगल का होता है, यूनिट ऑफ एंगल का होता है रेडियन, ठीक है। ये तो पता है सबको। आप अगर लिखे कुछ फंक्शन लिखते हैं कि y इज इक्वल टू थीटा एक फंक्शन दिया गया आपको, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू थीटा एक फंक्शन दिया गया आपको, तो एक्चुअली ये जो थीटा है ना, ये हम जानते हैं कि जो थीटा है वो यूनिट ऑफ एंगल जो है तो एक्चुअली इसका क्या होता है, रेडियन होता है, आपको पता है ये चीज़। लेकिन इसको हमेशा किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, रेडियन में ही लिखेंगे, डिग्री में नहीं लिखेंगे। जैसे देखो अगर बोल देंगे कि y इज इक्वल टू थीटा और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री लिखेंगे ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये गलत हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू थीटा लिखेंगे 15 डिग्री, डिग्री में लिखना मना है, डिग्री में लिखना मना है, क्योंकि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं आता है। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, कि जो थीटा है वो एक्चुअली जो हमारा इस थीटा का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, तो इसको हमेशा किस में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। लेकिन जैसे डिग्री आता है, कैसे आता है, डिग्री आता है, डिग्री। तो जब डिग्री की बात करते हैं तो इसमें आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आता है। अब जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है तो वो थीटा किसके अंदर चला गया, थीटा हमारा साइन के अंदर चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मस्ट बी, क्या लिखेंगे, मस्ट बी इन रेडियन, और लिख देते हैं रेडियन, और रेडियन के बाद और किसमें, डिग्री में, इसमें रेडियन और डिग्री में, जैसे साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं और हम लोग इसको डिग्री में भी लिख सकते हैं।
ये हमारा डिग्री के बारे में बताता है। कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताता है। ये जो रेडियन होता है वो अलजेब्रिक फंक्शन बताता है। जो डिग्री होता है वो किसको बताता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताता है। अब जो लास्ट बताता है मिनट के बारे में, तो मिनट सेकंड और स्मॉल एंगल के बारे में बोलते हैं। तो एक्चुअली अब इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट होता है, इसको बोलते हैं मिनट। तो हम पूछेंगे कि बताइए कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री, ये हो गया। और अगर पूछेंगे बताइए कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड? तो 60 सेकेंड होता है। इसको डबल डैश को बोलते हैं सेकेंड और इसको बोलते हैं मिनट। तो ये चीज आ गया समझ में आपको कि जब बोले कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एक डैश अगर दिया है तो उसको मिनट बोलते हैं। अगर तो बोलेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? तो 1/60 डिग्री होगा। वही बोलेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड? सेकेंड को हम लोग शो करते हैं डबल डैश से। लिख दिए देखो, ये जो एरो देते हैं, जो एरो है ना, ये डबल डैश है, ठीक है। ये एक्चुअली डबल डैश है, ठीक है। जो सेकेंड से डिनोट करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तब अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से डिग्री को रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। 1 मिनट इसको पहले लिखिएगा, आप समझिए रहे, समझ के लिखिए इसको। अगर नहीं आता है दोबारा बैक कीजिए और फिर देखिए, है ना। देखिए आगे समझाते हैं आपको। देखिए आगे जैसे अब बताते मैं आपको, जैसे यहाँ पे एक हम लोग ले लिए लाइन, ठीक है, लाइन ले ली। अगर हम पूरा रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर पूरा रिवॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पे 360 डिग्री चलते हैं लोग। तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई लिखते हैं 2 पाई। जब 360 पूरा चले, 360 पूरा चले तो लिखते हैं 2 पाई। क्या लिखते हैं? 2 पाई। तो वही बोलेंगे 180 में कितना हो जाएगा? तो 1 पाई। समझ में आ रहा है? मतलब 360 डिग्री में 2 पाई और 180 में पाई से, ठीक है, पाई। ये पूरा चलेंगे तो 360 कहलाता है। 360 चक्कर मार दिए हैं। अब समझिए, तरीका समझिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर आएगा। देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू, आप इसको अच्छा समझिएगा कि जो 1 रेडियन है, क्या करेंगे जो मैं रेडियन, और एक्चुअली ये अच्छे से हम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इधर ये इसको इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। आप बताते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। देखिए तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। ये आपको याद रखना हमेशा के लिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? 180/पाई। अब समझना ये है कि इसमें कुछ बातें होती है कि इसको तरीके से याद कैसे करें। यहाँ पे टू कन्वर्ट, इसे आपको रेडियन से अगर जाना है हमको किसमें? डिग्री में। रेडियन में हमको जाना है किसमें? डिग्री में। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा ये है ना 180 डिग्री है, तो रेडियन में, अगर रेडियन में दिया गया है तो डिग्री में जाना है, लिख देते हैं कि टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। वही जब बोलेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो पाई/180 डिग्री। ये एक्चुअली कन्वर्ट किसमें होगा? ये एक्चुअली कन्वर्ट होगा टू कन्वर्ट, इसको आप कन्वर्ट कर सकते किसे? डिग्री से रेडियन। ये चीज़ आपको दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। कि क्या बोले हम तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? 180/पाई। और 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई/180। ये आपको दिमाग में सेट रखना है। यहाँ पे पाई रेडियन होगा, पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन, आप जब आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो ये चीज़ कर लीजिएगा। अगर आपको 1 डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको बनाना है घर से, एक मैं समझाऊंगा और फिर आपको लिखना है। ये चीज़ याद कर लीजिए, रेडियन आएगा 180/पाई, डिग्री आएगा पाई/180, ठीक है, लिख लीजिए। अब आगे मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट
पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट एंगल, एंगल को कन्वर्ट करना है फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए हमको रेडियन से कहाँ जाना है, डिग्री में जाना है। अब बताए थे क्या कि जब रेडियन से डिग्री जाते हैं तो क्या करते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180/पाई होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं क्या, जैसे लेते हैं π/2 रेडियन दिया गया है, π/2 रेडियन दिया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इधर जैसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ बराबर देंगे पहले और सोल्यूशन लिखेंगे। π/2 दिया हुआ है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू इनटू देंगे, रेडियन की जगह क्या पुट कर देते हैं 180/पाई, पाई ने पाई को मार दिया, यहाँ से 2 ने 2 को, 2 ने 180 को कितना बार मारा, 90 में मारा, तो आंसर क्या गया 90 डिग्री। देखो रेडियन में दिया गया था, हम डिग्री में ला दिए, तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो ये चीज़ करना है। अब मैं कुछ होमवर्क देता हूँ जो आपको सॉल्व करना है ना। तो पहला क्वेश्चन π/4 रेडियन, सेकेंड क्वेश्चन π/6 रेडियन, थर्ड क्वेश्चन π/12 रेडियन, फोर्थ क्वेश्चन π/8 रेडियन, फिफ्थ क्वेश्चन π/6 रेडियन, है ना। और ले लो, हो गया छठा 2π3 रेडियन, है ना। और ले लो सातवां ले लो, है ना 4π3 रेडियन। ये सब आप सॉल्व करके, ये सब आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट में कीजिएगा इसका कितना आंसर आया है, हमको पता चल जाएगा कौन बच्चा सही बनाता है कौन बच्चा गलत बनाता है। अब मैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कन्वर्ट। देखिए अब कुछ नहीं करना है, हाँ अभी इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ करता हूँ फटाक से, इसको फटाक से क्लीन कर रहा हूँ मैं। इसको उतारना है आपको, उतारने का मतलब स्टॉप कीजिए, उतारिए, बनाइए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो को अगर आपको स्लो लग रही है तो आप फास्ट चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कन्वर्ट एंगल था कहाँ से, रेडियन टू डिग्री, अब डिग्री से, अब डिग्री से रेडियन में जाना है। तो देखिए डिग्री आगे पहले क्या लिखेंगे, डिग्री, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे π/180। अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा देखिए, दिखाते मैं, जैसे 30 है, पहला क्या है 30 डिग्री में, 30 डिग्री को चेंज करना क्या है रेडियन में, तो आंसर सॉल्यूशन लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। देखिए 30 है, अब देखिए ये डिग्री का मतलब, डिग्री का मतलब ले सकते लिखिए तो 1 डिग्री, तो 30 × 1 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री हुआ। हम 30 × 1 डिग्री का मतलब क्या ले सकते हैं, 1 डिग्री, देखिए ये एक्चुअली यही है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, 180 यहाँ लिखते हैं इस तरह, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे π/180, एक शून्य से शून्य माल, एक शून्य ने शून्य को, 0 ने 0 को माल दिया, क्या किया 0 ने 0 को माल दिया, और 3 ने 18 को 6 बार में माला, तो क्या बच गया π/6 का आंसर आ गया कितना, π/6। ये किसमें आ गया, रेडियन में आ गया। तो क्या हुआ, डिग्री से, देखो ये डिग्री था, डिग्री से कहाँ चेंज कर दिए, रेडियन में चेंज कर दिए। तो ये सब था तुम्हारा तरीका। अब इसमें होमवर्क देते हैं जो कि आपको करना है, मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा जो आपको बनाना है। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन 180 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन 60 डिग्री, तीसरा क्वेश्चन 45 डिग्री, चौथा क्वेश्चन 240 डिग्री, पाँचवा क्वेश्चन 45 डिग्री, छठा क्वेश्चन 135 डिग्री, सातवां क्वेश्चन 200 या 300 डिग्री, आठवां क्वेश्चन 360 डिग्री, नौवां क्वेश्चन 90 डिग्री, और लास्ट 10वां क्वेश्चन 240 डिग्री। ये बनाना है, ठीक है। ये आपका हुआ डिग्री, और डिग्री को चेंज करना है, एंगल को जब चेंज करते हैं हम लोग किसमें, डिग्री से रेडियन में या फिर रेडियन से डिग्री में। ये सारा कॉन्सेप्ट बता दिए आपको। लास्ट कॉन्सेप्ट हल्का सा एक दो टॉपिक इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, अब फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इसका पूरा, जैसे बोलते हैं ना मान के बारे में, जैसे बोलते हैं एंगल में साइन 45 का मान कितना होता है, ये कितना होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट जब इतना बता दिए ना, तो कुछ एक हल्का सा बचा हुआ है जो आपको समझना है, वो समझ जाइएगा, तो आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया था फंक्शन में, ये आपका दूसरा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, अब छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था कि एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज में समझना। ये विद्यार्थी को बहुत कंफ्यूज करता है कि एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज किधर होता है ऐसे। तो आज से आप याद रखिएगा कि एंटी क्लॉक वाइज को आपसे बोलेगा आंटी, क्या बोलेगा, आंटी। एक बार बोलिए मेरे साथ में, बोलिए बोलिए बोलिए, एक बार बोलिए, एक बार आंटी बोलिए, आंटी, ठीक है।
और जब बोलेंगे क्लॉकवाइज तो उसको बोलिएगा अंकल। हमेशा माइंड में सेट रखिएगा, आंटी अंकल, आंटी अंकल। एंटी क्लॉक बोलेंगे तो आंटी, अगर क्लॉकवाइज बोलेंगे तो अंकल। याद रखिएगा, ठीक है। आगे समझिए, समझना है इसमें आपको अच्छे से। देखिए, जब एंगल को लेते हैं पॉजिटिव, एंगल को पॉजिटिव लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक चीज़ है, लैंग्वेज खींच दिए, अगर यहाँ पे से एक इधर लिए एक इधर लिए, ठीक है, हम यहाँ पे खड़ा है, हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो आप जानते हैं कि बोलिएगा पॉजिटिव, क्या बोलिएगा, पॉजिटिव बोलिएगा। आप क्या बोलिएगा, पॉजिटिव, ठीक है। जब नीचे की ओर जाते हैं आप बोलिएगा नेगेटिव, बोलते हैं नेगेटिव। पर देखिए, जब चल रहे इधर, जब चल रहे हैं इधर ऊपर की ओर, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आंटी। जब चलेंगे नीचे तो नीचे क्या हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। देखिए, तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जब एंगल को नेगेटिव लेते हैं तो हम लोग कहाँ घूमते हैं, कन्वर्ट करते हैं, क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करते हैं। तो आज याद रखिएगा, जब भी डायरेक्शन इधर आवे बोलेगा आंटी, क्या बोलना है, आंटी। और जब भी डायरेक्शन इधर आवे तो उसको बोलेगा अंकल। अब ये याद करने का तरीका है, आप इसको समझिएगा कि नहीं, यही चीज़ होता है। सर इधर घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर घूमेंगे तो इस डायरेक्शन में तो क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को ही बोलते हैं अंकल। मतलब कहने का तरीका याद करने का है, क्या है, याद करने का तरीका है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तरीका था जो कि आपको समझना था, क्या चीज़ है ना। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे नेगेटिव लेंगे, मतलब अपोजिट। क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, एंटी क्लॉक तो पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं, आंटी, क्लॉकवाइज को बोलते हैं अंकल, ठीक है। ये था हमारा संपूर्ण आज का, एक एंगल के बारे में बताएं, फिर बताएं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पूरा बता दिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या चीज़, उसमें आपको सभी का वैल्यू बताऊंगा, किस प्रकार से वैल्यू को लर्न करना है और किस प्रकार वैल्यू को लर्न करके हमेशा फिजिक्स में यूज करना होता है। ये आपका था पूरा का पूरा एकदम 1 और 2 पॉइंट का कॉन्सेप्ट, और इसी प्रकार से समझते जाइए, एक एक करके बताएं, एक एक चीज़ को समझाएं। आज का वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में और इससे बेहतरीन बनाने का प्रयास करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। मैं जो क्वेश्चन दिया था डिग्री को इसमें बदलना रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। लास्ट तक वीडियो को आप देखते रहिए और अंतिम तक मत हारिए, ठीक है। एकदम कंसंट्रेशन से पढ़िए, मन से पढ़िए। मैं आपको बताता हूँ कि आपको बहुत दूर तक फिजिक्स में ले जाऊँगा और एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊँगा। थैंक यू आज की।